आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया कि रविवार छुट्टी का दिन है और दिल्ली जैसे शहर में ये तमाम तरह के जो 5-6 दिन की जो आपाधापी होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें व्यवस्थित करने की ज़िम्मेदारी हम सब के ऊपर होती है। अ, थोड़ मौसम जिस तरह से है, ये थोड़ा आलस भी आपको हो रहा होगा। इन सब के बावजूद आप मुझसे जुड़ पा रहे हैं और अपने प्रिय कवि कुँवर नारायण को सुनना चाहते हैं। अ, बातचीत कई सिरे से की जा सकती है, बल्कि सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि कुँवर नारायण पर किसी भी तरह से बातचीत करने के बजाय उन्हें सुना जाए। उन्होंने जो लिखा है उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ अकादमिक विमर्श या फिर पाठ्यक्रम का हिस्सा ना मानकर जीवन के स्तर पर उसे नत्थी करके जोड़ के देखने की भी कोशिश हो, तब आपको लगेगा कि लिखना कितना मुश्किल और जीना कितना मुश्किल है और इन दोनों शर्तों के बीच जिस सहजता से वो एक रचनात्मक दुनिया रचते हैं, वो अप्रतिम है, दुर्लभ है। तो मैं कुँवर नारायण के उस सिरे से बात करना चाहूँगा जिसमें कि मामूलीपन जो जिसे हम कहते हैं बिल्कुल ऑर्डिनरी, बिल्कुल सामान्य होना, उन जितना मैंने उनको पढ़ा है, जितना मैंने उनको अनुभव किया है और हमारी जो भी उनके साथ स्मृतियाँ हैं, यादें हैं, आप सबका अच्छा ईयरफ़ोन ज़्यादा ठीक है। हुँ। ईयरफ़ोन इसलिए लगाया था कि ये खतरा है कि पार्क में बच्चे अचानक से यदि खेलने लग जाएँ तो बाहर की आवाज़ आती हो। अमित बहुत शुक्रिया। तो कुँवर नारायण की रचनात्मक दुनिया के कई आधार और सिरे हैं, लेकिन जो मामूलीपन है मैं पाता हूँ कि उनकी रचनाओं में, उनकी जीवन दृष्टि में उस मामूलीपन को बचाए जाने की जद्दोजहद बहुत ज़्यादा है। और ये एक तरह का व्युत्क्रम है, एक तरह की बाइनरी है कि महानगरों में दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में हम सब अपने मामूलीपन को धीरे-धीरे घिस-घिस कर छोड़ने की कोशिश करते हैं और मामूलीपन के खित्ते से निकलकर ख़ास, विशिष्ट सेलेब, इन्फ्लुएंसर जो कहें बनने की कोशिश में होते हैं। लेकिन जब मैं इनकी रचनाओं से गुज़रता हूँ तो मैं पाता हूँ कि ख़ास बनने से कहीं ज़्यादा मुश्किल है कि सहज ढंग से जो हमारे भीतर का मामूलीपन है, उसको बचाए रखना। तो मैं अपनी पूरी बातचीत इसी सिरे से करना चाहता हूँ, जिसमें कि हम जो ख़ास होने की खुशफ़हमी, गलतफ़हमी के साथ जीते हैं और कई सारी चीज़ें पीछे छोड़ते चले जाते हैं, जिसमें हमारी एक 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 आदिम भावनाएँ, आदिम संवेदनाएँ भी हैं, प्रिमिटिव इमोशंस हैं। सबसे ज़्यादा हम ख़ास होने की कोशिश में अपने प्रिमिटिव इमोशंस को, हम अपने आदिम भावनाओं को, संवेदनाओं को खोते हैं और ऐसा करने के पीछे हमारे जो तर्क होते हैं, जो शब्दावली होते हैं, वो मुझे डराती हैं। प्रोफ़ेशनल होना, प्रैक्टिकल होना, व्यावहारिक होना, ये वो शब्दावली हैं जो दिल्ली जैसे शहर में मैंने हज़ारों बार सुने होंगे, लेकिन हर बार ये शब्द मुझे नए सिरे से डराते हैं। तो और बहरहाल ज़माने की हम क्या शिकवा करें, क्या निंदा करें, हम उस ज़माने की, हम उस दुनिया की बात ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, जिसमें कुँवर नारायण के यहाँ बचाए जाने की जो कोशिश है, बहुत ईमानदार कोशिश है और उस कोशिश से गुज़रते हुए लगता है कि हिंदुस्तान का जो एक नागरिक है, इस देश का जो एक व्यक्ति है, वो अपनी मूल प्रवृत्ति में हिंसक नहीं है। इस देश का, इस हिंदुस्तान का जो एक आम नागरिक है, अपनी मूल प्रकृति में वो सांप्रदायिक नहीं है। और मैं कोशिश करूँगा कि इस संदर्भ में कुछ उनकी उनकी पंक्तियाँ उन्होंने लिखी है, कविताएँ, उन सब का हवाला देते हुए, उन सब का पाठ करते हुए आगे की बातचीत को बढ़ाऊँ। लेकिन सबसे पहले कुमार जी उनकी जो कृति है और वो आखिरी कृति रचना रही जिसमें कि वो उसके लोकार्पण में, उसकी बातचीत में खुद शामिल हुए और अ, तकरीबन साढ़े 17 मिनट तक उन्होंने वो बातचीत की थी, जिसकी रिकॉर्डिंग मैंने की और उसके बाद कभी सार्वजनिक तौर पर मैंने कुँवर नारायण को बोलते हुए, शिरकत करते हुए नहीं देखा। कुमार जी उनका
उनकी जो रचना है, उनकी जो कृति है, उसकी भूमिका छोटी सी है, लेकिन पहले पैराग्राफ से जब हम गुजरते हैं तो समझ पाते हैं कि वो जो लिख रहे थे, वो जो जी रहे थे और जो वो सोच रहे थे, उन सब से जो दुनिया बनती है वो कैसी थी, क्या कल्पना थी। एक कवि के तौर पर, एक रचनाकार के तौर पर उनकी दुनिया कैसे बनती है, कैसे वो सोचते हैं। तो क्या लिखते हैं वो कि एक महान जीवन चरित्र केवल अपने ही समय में नहीं जीता, इस जीने के दौरान अपने विचारों और चर्या से अपना एक प्रति समय या समानांतर समय भी रचता है, जो उसके पश्चात भी चिरकाल तक जीवित रहता है। बुद्ध को जितना उनके युग ने बनाया, उससे कहीं अधिक बुद्ध ने अपने युग को बनाया। यह समानांतर समय इतना दृढ़ और विशाल हो सकता है कि उसकी अपेक्षा प्रति क्षण बीतता भौतिक समय यथार्थ लगे। बुद्ध के विचारों का समय स्थायी है। कुछ इसी तरह संसार के महान साहित्य, कलाओं और विचारों के समयों को भी सोचा जा सकता है। जो ये प्रति समय की वो बात करते हैं, यही वो बात है जो किसी भी रचनाकार को, किसी भी लेखक को, जो सांसारिकता है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो आपाधापी है, उससे अलग करती है। और अलग करने के साथ वो धीरे धीरे प्रत्येक उस व्यक्ति को, प्रत्येक उस नागरिक को, प्रत्येक उस जीव को उसका साधारणीकरण करने की कोशिश करती है। यानी कि कुंवर नारायण चिंतन और लेखन के स्तर पर जिस प्रति समय की बात करते हैं, उनकी पूरी कोशिश उनकी रचनाओं में है कि यह प्रति समय उस प्रत्येक मामूली व्यक्ति में शामिल हो, जो जो दुनियावी, जो 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 सांसारिक पेचों में जीते हुए कई बार उलझ जाता है। और ये जो अटूट आस्था है मामूलीपन के प्रति, रोजमर्रा का जीवन जीते हुए लोगों के प्रति, वो अद्भुत है, वो दुर्लभ है। इसलिए मैं बार बार जोर देकर कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी रचनाओं में जो ये मामूलीपन है, दरअसल यही उन्हें अलग और विशिष्ट बनाती है। इन इन माम इस मामूलीपन में, इस मामूली जीव में कहीं भी किसी तरह का कोई अतिरिक्त ठप्पा नहीं है। जरूरी नहीं कि वो एक मजदूर होकर ही ऐसा जीवन जीता हो, जरूरी नहीं कि वो एक किसान होकर ही ऐसा जीवन जीता हो, यह भी जरूरी नहीं है कि उसे हास्य के समाज के साथ जोड़कर देखना अनिवार्य हो। वो प्रत्येक व्यक्ति जो रोजमर्रा के जीवन में कुछ काम करता हो, कुछ काम करने को उसे पैसे मिलते हो, कुछ को कम मिलते हो, कुछ को न के बराबर मिलते हो, लेकिन जो रोज का जीवन जी रहा है वो मामूली है और उसके संघर्ष अपने हैं। और ये जो आस्था है, ये जो भरोसा है, वो उनकी पूरी कविताओं में दिखाई देती है। तो मैं उनकी एक कविता मौजूदा जो दौर है, मौजूदा जो हालात है, उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ना चाहूँगा और उसके बाद हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। बीच बीच में आप मुझे रोकते टोकते रहेंगे जहाँ मैं इधर उधर हो जाऊँ, या फिर मैं जो कह पा रहा हूँ वो आप तक बहुत साफ शब्दों में नहीं जा पा रहा हो, तो मुझे अच्छा लगेगा। बस ये अपील है कि ये ऑनलाइन क्लास जैसी बात ना लगे कि मैं बस बोलता चला जाऊं और मुझे पता ही ना चले कि मैं जिनके लिए बोल रहा हूँ उन तक बात कैसे जा रही है, जा भी पा रही है या नहीं। तो उनका काव्य संग्रह है इन दिनों, और इन दिनों की एक बहुत ही लोकप्रिय कविता जो मैं बार बार पढ़ता हूँ और बार बार उसका जिक्र करता रहता हूँ। एक एक अजीब सी मुश्किल। एक अजीब सी मुश्किल में हूँ इन दिनों, मेरी भरपूर नफरत करने की ताकत दिनों दिन क्षीण पड़ती जा रही। अंग्रेजों से नफरत करना चाहता, जिन्होंने 2 सदी हम पर राज किया, तो शेक्सपियर आड़े आ जाते, जिनके ऊपर न जाने कितने एहसान हैं। मुसलमानों से नफरत करने चलता, तो सामने गालिब आकर खड़े हो जाते। अब आप ही बताइए, किसी की चलती है उनके सामने। सिखों से नफरत करना चाहता, तो गुरु नानक आंखों में छा जाते और सिर अपने आप झुक जाता।
और ये कम्बन त्यागराज मुत्तुस्वामी लाख समझाता अपने को कि ये मेरे नहीं हैं, ये दूर कहीं दक्षिण के हैं, पर मन है कि मानता ही नहीं। बिना इन्हें अपनाए मन मानता ही नहीं, बिना इन्हें अपनाए। और वह प्रेमिका जिससे मुझे पहला धोखा हुआ था, मिल जाए तो उसका खून कर दूं, मिलती भी है, मगर कभी मित्र, कभी माँ, कभी बहन की तरह, तो प्यार का घूंट पीकर रह जाता। हर समय पागलों की तरह भटकता रहता कि कहीं कोई ऐसा मिल जाए जिससे भरपूर नफरत करके अपना जी हल्का कर लूं। पर होता है इसका ठीक उल्टा। कोई ना कोई, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ऐसा मिल जाता जिससे प्यार किए बिना रह नहीं पाता। दिनों दिन यह मेरा प्रेम रोग बढ़ता ही जा रहा, और इस वहम ने पक्की जकड़ पकड़ ली है कि वह किसी दिन मुझे स्वर्ग दिखाकर रहेगा। ये कविता पहले प्रेम रोग शीर्षक से प्रकाशित हुई थी, और बाद में यह एक अजीब सी मुश्किल शीर्षक से आई। और इस कविता को दोहराते हुए हमें लगता है कि काश ये कविता अप्रासंगिक हो जाती, या काश इस तरह की कविता लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों, जो शुरुआती बातचीत में हमने ये कहा कि भारत का, हिंदुस्तान का एक आम व्यक्ति सांप्रदायिक नहीं है, हिंदुस्तान का एक नागरिक वैसा नहीं है जैसा कि आप कारोबारी टीवी चैनलों पर देखते हैं। हर दूसरे दिन जो एक एक अपराधी की शक्ल इन नागरिकों को देने की कोशिश हो रही है, उनके बीच ये कविता बहुत ही आहिस्ते से, बहुत ही धीरे से कुछ कह जाती है। दूसरी बात ये कि जो मामूली होता है वो नगाड़े नहीं बजाता, जो मामूली होता है उसकी आवाज़ मध्यम होती है, जो मामूली होता है वो अपने मामूलीपन के साथ एक संकोच के साथ जीता है। कुंवर नारायण की कविता का जो स्वर है, जो उसकी भाषा है, उसमें ये संकोच है, उसमें कहीं कोई दावा नहीं। कुंवर नारायण की किसी भी कविता में कोई दावा नहीं। और मैं याद करता हूँ कि मेरे पाठ्यक्रम में जब मैं बीए की पढ़ाई कर रहा था, तो उनकी कविता की जो पंक्तियाँ थी, उसने उन पंक्तियों ने मुझे उनके बहुत करीब लाया, करीब रचनात्मक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर। और वो पंक्तियाँ थी, या तो अ ब स की तरह जीना है, या सुकरात की तरह जहर पीना है। और ये अ ब स की तरह जीने के बजाय अलग होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि वो विशिष्ट होना, वो खास होना, कुर्सी के करीब चले जाने या कुर्सी हासिल कर लेने, सत्ता के हासिल कर लेने से होगा। कुंवर नारायण की कविता जितनी सत्ता को चुनौती देती है, उतनी ही सत्ता से समान दूरी के साथ खड़ी होती है। और कहीं भी सत्ता के हासिल कर लेने में विजेता का भाव नहीं है। उनकी कविताएं विजेता के भाव से मुक्त कविताएं हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति मामूली है, या जो जो मामूलीपन है, वह मामूलीपन उसे अदम्य साहस से भरती है। जो व्यक्ति खास होता है, जो विशिष्ट होता है, मौजूदा संदर्भ में मैं कह रहा हूं, उसमें साहस की कमी होती है। वो डरा हुआ होता है। जिसके पास जितनी बड़ी शक्ति, सत्ता होती है, वो भीतर से उतना ही डरा हुआ होता है। इसलिए जो मामूली है वो ताकतवर है, जो मामूली है वो अदम्य साहस से भरा हुआ है। इसलिए जब भी आप इन कविताओं से गुजरते हैं, इन्हें पढ़ते हैं, तो आपको लगता है आप अपने ही जीवन को दोहरा रहे हैं। और जहाँ जहाँ इसकी इसकी सिलाई उघड़ गई है, यानी एक मामूली जिंदगी की जो सिलाई उघड़ गई है, ये कविताएं उस उघड़ी हुई सिलाई पर आपकी पकड़ बनाती है और आपको दुरुस्त करने और बेहतर करने की बात करती है। एक दूसरी कविता मैं पढ़ना चाहूँगा इसी क्रम में, और वो ये, आना किंतु इस तरह।
आना किंतु इस तरह कि अब की पहचान में न आना, जैसे तुम नहीं तुम्हारी जगह एक धुंध, एक कुहासा, डूबते सूरज की धूसर रोशनी को ओढ़े हुए आना, जबकि समय बहुत कम हो और अनंत पड़ा हो पाने को, मुझे बेहद जल्दी हो जाने, कहीं जाने की, और एक अजनबी रास्ता बेताब हो मुझे ले जाने को। उस वक्त आना, ऐसे कि लगे किसी के द्वार खटखटाया कोई ना हो, पर लगे कि कोई आया, इतना आत्मीय, इतना अशरीर, जैसे हवा का एक झोंका, और उसमें मुझ में समा कर निकल जाना, जैसे निकल गई एक पूरी उम्र। तो एक जो संकोच है, जो एक सहजता है अपनी मामूलीपन को लिए हुए, यही इनकी कविताओं को मैं जब गुजरता हूँ तो महसूस कर पाता हूँ। और हम खास होने की कोशिश में, हम विशिष्ट होने की कोशिश में, हम प्रभावशाली होने की कोशिश में जो चीज़ें खोते हैं, दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है हमारा मामूलीपन का होना। हम कहीं नहीं खा लेते, हम कुछ भी नहीं पहन लेते, हम कहीं भी नहीं रात में रुक जाते, हम किसी से भी मुस्कुराकर बात नहीं कर लेते। हम किससे मुस्कुराएंगे, ये हमारे लिए चयन का प्रश्न है। हम क्या खाएंगे, ये हमारे लिए स्टेटस का सवाल है। हम क्या बोलेंगे, ये हमारे लिए अहम की तुष्टि का सवाल है। हम क्या सुनना पसंद करेंगे, ये हमारे ईगो की खुराक है। और धीरे धीरे अगर आप इसकी सूची बनाते चले जाएं तो आप पाएंगे कि दरअसल आप हाड़ मांस के स्तर पर मनुष्य की संज्ञा पाते हुए, अ, जीव विज्ञान में मनुष्य के रूप में परिभाषित किए जाने के बावजूद आप मनुष्यता से बहुत दूर हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी के हर उस मोड़ पर टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई लिखा हुआ है, जिसके फॉन्ट बहुत छोटे हैं, वो फॉन्ट दिखाई नहीं देते, कोने में लगा हुआ स्टार भी नहीं दिखाई देता, लेकिन हम हर जिंदगी के छोटे से लेकर बड़े फैसले इस स्टार लगे टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ करते हैं। और इसीलिए हमारा खाना, हमारा बोलना, हमारा सोना, हमारा जीना, हमारा पहनना, ये सब के सब इतने उलझे हुए हैं खास बनने की कोशिश में, कि हमारा मामूलीपन हमसे बहुत पीछे छूट जाता है। याद कीजिए आप, सेलिब्रिटी के लिए जो लिखा जाता है अखबारों में, पत्रिकाओं में, लाइफस्टाइल मैगजीन्स जो छपते हैं कि फला स्टार ने ढाबे पर खा लिया। एक लक्ष्मण फास्ट फूड ढाबा है कुतुबिन इंडस्ट्रियल एरिया में। मैं भी पिछले दिनों उस पर गया था, वहाँ गया था। उसकी सिर्फ और सिर्फ खास बात या यूएसपी कहें वो ये कि रणबीर कपूर वहाँ एक बार आए थे और उन्होंने वहाँ कोई कीमा पराठा या कुछ पराठे खाए थे। तो अब जो आप खाने जा रहे हैं या खाते हैं, उसमें ये एक टैग लग गया है, एक नत्थी हो गई है। कुंवर नारायण इस तरह के हर छोटी बड़ी ज़िंदगी के मकाम पर, हर छोटी बड़ी ज़िंदगी के मोड़ पर जो टर्म्स एंड कंडीशंस लगे हुए हैं, उसको बहुत आहिस्ते से, धीरे से हटा देते हैं। और हटा देने में कोई आक्रामकता नहीं है। कुंवर नारायण की किसी भी कविता में कोई आक्रामकता नहीं है। कुंवर नारायण की किसी भी कविता में बयानबाजी नहीं है। वो उद्धरण और उद्घोष की कविता नहीं है, वो अनुभूति और सहजता की अभिव्यक्ति की कविताएं हैं। इसलिए जब वो हटाने का काम करते हैं, जो वो अलग करने का काम करते हैं, उसमें वो मुलायमियत है जो ऐसे ही है कि आपका कोई बहुत प्रिय, आपके बहुत किसी अपने की साड़ी पर, शर्ट पर कोई कीड़ा, कोई पतंगा रेंगता है और हम बहुत आहिस्ते से, बहुत प्यार से उसे हटाते हैं कि तुम्हारी साड़ी पर कुछ रेंग रहा है। तो ये जो केयरिंग है, ये जो ख्याल रखना है, ये ख्याल इनकी कविताओं में शब्दों के जरिए बयान हुआ है। और जब आप इन कविताओं से गुजरते हैं तो दरअसल आप एक तरीका, आप एक सलीका सीख पाते हैं कि अपने मामूलीपन के साथ जीते हुए हम कितनी असाधारण दुनिया रच सकते हैं। और इसलिए इन कविताओं में
एक पूरी पूरी जीवन शैली रचती और बसती है। तो दोस्तों, हम इस बातचीत को साहित्यिक दुनिया के साथ, इनकी रचनात्मक दुनिया के साथ आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उनके साथ की एक याद मुझे आती है और उसका जिक्र मैं आपसे करूं। उसके बाद हम कुछ और कविताएं और कुछ बातें करते जाएंगे। अपूर्व, बीच बीच में मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरा मेरा गला भर जा रहा है और मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ हर बार उस आयोजक का जो मुझे कुंवर नारायण पर कुछ कहने के लिए कहते हैं और बोलते हैं। क्योंकि जब भी मैं ये शब्द, ये व्यक्ति, एक शख्सियत जब भी मैं गुजरता हूँ और जब भी मैं पुरानी उन किताबों को लेकर आपके सामने आता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी की प्रूफ रीडिंग हो रही है। कहीं कोई चीज़ अटक गई है, कहीं किसी चीज़ की वर्तनी बिगड़ गई है, कहीं कुछ उघड़ गया है, सिलाई खुल गई है हमारी ज़िंदगी की। तो ये वो शख्सियत हैं जो मेरी इस खुली हुई सिलाई को, उघड़न को प्रूफ रीडिंग करते हैं, वर्तनी को ठीक करते हैं। इसलिए मैं आयोजकों का फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। और पहले भी मैंने आपके कहने पर, आप दूसरे मेरे दोस्तों को कहने पर जो मैंने बातें की हैं कुंवर नारायण की, ये वही बातें हैं। क्योंकि लिखा उन्होंने बहुत व्यापक और विस्तृत है, लेकिन उस विस्तृत लेखन और उसकी व्यापकता में जो चीज़ें मैं नज़दीक से देख पाता हूँ, उसमें बार बार अपील है, बार बार एक आग्रह है, बहुत आहिस्ते से अपनी ज़िंदगी के उस मामूलीपन के बचाने की। तो वो वाक़या इस तरह से है और वो मेरी बहुत ही गाढ़ी गहरी स्मृति है। और वो इस तरह से कि अ, अ, मुझसे उम्र में छोटा और मुझसे समझ में बहुत आगे एक रिसर्चर, एक शोधार्थी मुझे मिलता है दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में। और वो मुझसे कहता है कि मैं अक्सर कुंवर नारायण जी से मिलता हूँ, मैं उन पर शोध कार्य कर रहा हूँ और मैं उस शोधार्थी को बहुत गौर से देखता हूँ। आप कहिए कि मैं आकलन करता हूँ, ठीक उसी तरह जैसे शोरूम में हमारा आकलन सेल्समैन करते हैं। जब मैं जूते दिखाने कहता हूँ तो पहले मेरी घड़ी और चश्मे और शर्ट और पजामे के ब्रांड को निहारते हैं। मैंने उसी घटियापन की तरह, उसी घटियापन अंदाज में उस रिसर्चर को देखता हूँ और पूछता हूँ कि तुम सच में कुंवर नारायण से मिलते हो? कहता है हाँ। मैंने कहा मैं अगर मिलना चाहूँ तो आप चलिए मेरे साथ। लेकिन ये आत्मस्वीकृति कहें, मैं कुंवर नारायण जी के घर जाने, उसके साथ जाने से मिलने से पहले मैं उससे कई बार मिलना चाहता हूँ, जो ये कहता है कि मैं कुंवर नारायण जी के पास अक्सर जाता हूँ और कई बहानों के साथ मैं उससे मिलता हूँ। और मैं बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करता हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में, मानसरोवर हॉस्टल में जहाँ वो रहता था उन दिनों, सीआई में, हिंदू कॉलेज के सामने 6-7 मुलाकात में उससे करता हूँ। और सिर्फ इसलिए कि इसने एक जो वाक्य कहा है कि मैं कुंवर नारायण जी के पास अक्सर जाता हूँ, उनके जाने में, उनके साथ होने में इस व्यक्ति में क्या बदला है? क्या वह सिर्फ और सिर्फ एक अकादमिक उपाधि के लिए उन पर शोध कर रहा है और जिसे हम कहते हैं प्राइमरी सोर्स, प्राथमिक स्रोत के तौर पर उनसे वो मिलता है, या सच में वो एक ऐसे लेखक से, ऐसी शख्सियत से मिलता है जिनका होना इस शहर में बहुत बड़ी उपलब्धि है? दोस्तों, 6-7 बार मैं जब उससे मिलता हूँ, बहुत शुक्रिया उदय भानु, आप सुन रहे हैं हमें, मैं देखता हूँ कि उस रिसर्चर में भीतर तक कुंवर नारायण धसे हुए हैं।
उसके कहने के अंदाज में, उसके बात करने के अंदाज में, उसके सोचने के तरीके में वही सहजता है, वही तरलता है, वही आत्मीयता है। जबकि विश्वविद्यालय के फार्मूले से हम दोनों एक दूसरे के विपरीत बैठते हैं। और तब मुझे लगता है कि इसने ये जो वाक्य कहा कि मैं उनसे अक्सर मिलता हूँ, उसके मिलने में, उसके व्यक्तित्व में ये बात शामिल है कि हाँ, वो उनसे मिलता है। इसलिए किसी से मिलना सिर्फ मिलना नहीं होता, किसी से को जानना सिर्फ परिचय नहीं होता, बल्कि किसी से मिलना और किसी को जानना उसके व्यक्तित्व के कुछ पहलुओं को आत्मसात कर लेना होता है। वो बहुत प्यारा है। और इस बात की क्रेडिट मैं देता हूँ उसे कि उसने मुझे, बहुत शुक्रिया राहुल, उसने मुझे कुंवर नारायण से मिलवाया। दोस्तों, जब मैं सीआर पार्क जाता हूँ तो दरअसल मैं कलकत्ता में होता हूँ, और सीआर पार्क की पूरी आबो हवा मुझे कलकत्ता का एहसास कराती है। मैं उनके लिए कुछ ले जाना चाहता था, लेकिन ना तो उतना वक्त था, ना तो मुझे मैं इस बात से, इस सिरे से बहुत सोच पा रहा था कि क्या ले जाना सही होगा। मैं कलकत्ता में था, मैं सीआर पार्क में था, इसलिए मैंने रजनीगंधा के फूल लिए। जब मैं उनके बहुत करीब गया तो उन्होंने अचानक से कहा, रजनीगंधा का फूल कौन लाया है? तो मेरे उस दोस्त ने, जो कुंवर नारायण से मुझे मिलवाने लाया था, जिसके पहले मैं उससे कई बार मिलना चाहता था, उसने बताया कि विनीत लाए हैं। उन्होंने कहा, तुम बंगाल से हो? मैंने कहा, नहीं सर, मैं बंगाल से नहीं हूँ, लेकिन इस पूरे इलाके का असर मुझे कलकत्ता के होने का एहसास कराता है। जिस वक्त मैं उनसे मिला था वो ठीक से सुन नहीं पाते थे, और वो स्पर्श से किसी के बोले जाने का एहसास कर पाते थे। यानी स्पर्श की जो भाषा है, वो भाषा बची हुई थी। जो बोलकर और लिखकर जीवन भर अपने को अभिव्यक्त करते रहे, वो अब स्पर्श के जरिए हमें महसूस कर पा रहे थे। 15-20 मिनट तक मैं जितनी बातें कर रहा था, वो मेरा हाथ पकड़कर उसी सोफे पर बैठे हुए मुझे सुन रहे थे। और ये कहना बहुत ही बड़बोलापन होगा और अच्छा भी नहीं है कहना, लेकिन इस बात की उनको जानकारी थी कि शहर में एक लड़का है जो मीडिया पर लिखता पढ़ता है, लेकिन मुझे पढ़ता है, पसंद करता है, और उसकी हसरत रही कि वो मुझसे मिले। वो मुलाकात बहुत अलग थी, बहुत गहरी थी। और ये कहने के अपने खतरे हैं, लेकिन दिल्ली शहर में मैं लगभग सारे बड़े लेखकों से किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं मिला हूँ, सारे बड़े पत्रकारों से भी मिला हूँ। और अब किसी से मिलते हुए मुझे बहुत डर लगता है कि किसी से मिलना कहीं उसके काम और रचनात्मकता के स्तर पर छूट जाने का तो खतरा नहीं पैदा करेगा। मसलन, किसी से मिलकर ऐसा तो ना होगा कि मैं उसे पढ़ना छोड़ दूँ। किसी से आमने सामने बात करने पर ऐसा तो ना होगा कि हम उनकी किताबों को हाथ लगाना छोड़ दें। लेकिन दोस्तों, ये बड़ी खुशकिस्मती है और ये बड़ी दुर्लभ बात है कि कुंवर नारायण से एक बार मिलने के बाद दोबारा भी मिलने का मन होता रहा, तिबारा भी मिलने का मन होता रहा। हम दूसरी बार मिले, तीसरी बार मिलने की नियति नहीं थी, और मेरी मुलाकात के कुछ ही दिनों बाद वो हमारे बीच से चले गए। दूसरी मुलाकात थी जब कुमार जी किताब आई थी भारतीय ज्ञानपीठ से, और उस दिन उन पर बनाई गई एक छोटी सी फिल्म भी दिखाई गई थी। उसी में उन्होंने 17 साढ़े 17 मिनट अपना वक्तव्य भी दिया था।
और उस वक्तव्य में वो प्रति समय की बात करते हैं। एक ऐसा समय जो रचनाकार या लेखक रचता है, और वो समय उस रचनाकार से भी बहुत बृहद, बहुत बड़ा होता है। उसका आकार इतना बड़ा होता है, उसकी सघनता इतनी अधिक होती है कि उसमें वो हर व्यक्ति, वो हर मामूली व्यक्ति समा चला जाता है, जो आर्थिक स्तर पर, सामुदायिक स्तर पर, संसाधन के स्तर पर दुत्कारा जाता है, धिक्कारा जाता है, बेइज्जत और अपमानित किया जाता है। पता नहीं ये कहना सही होगा या गलत, लेकिन कुंवर नारायण की कविताएं हर उस मामूली व्यक्ति की शरण स्थली है, जो सत्ता से, जो प्रशासन से, जो व्यवस्था से निकाल दिए गए हैं, धुतकार दिए गए, धकिया दिए गए। और सबसे खूबसूरत बात ये कि कहीं भी किसी भी बात का कोई दावा नहीं। तो मैं एक दो और कविताएं पढ़ना चाहूँगा, और समय भी काफ़ी हो चला है। कविता का शीर्षक है उस छोर पर। चक्रव्यूह उनका एक काव्य संग्रह है, उससे ये कविता है। मोह की फीकी लकीरें जो बिना बुनियाद उजले पत्थरों पर खींच गई हैं, गर्द ढुलकर सांस से धीरे जो बिना आवाज चिकनी दरारों में बस गई हैं, लू बहारें शिशिर और बरसात इनको पोंछ कर फिर बनाएंगी नया अनुपात। अणुओं का परस्पर हम तुम और वे सभी भूगर्भ में छिप जाएंगे, कहीं गति में दबे हम बस चिन्ह ही रह जाएंगे। प्यार के मेरे तुम्हारे बोल चुप भाषा बनेंगे प्रागैतिहासिक अमानव की। कलेजा पत्थरों का खोल चमकेगी हमारी हड्डियों की छाप भर की। हमारे पीठ पर इतिहास की भाषा लिखी होगी। न कोई तब हमारा मर्म जानेगा, न कोई तब हमारा धर्म मानेगा। हमारे सभ्यता की व्याकरण तब मर चुकी होगी। दोस्तों, हम सब जो जिंदगी जी रहे हैं उसमें दो शब्द दिन में पता नहीं कितनी बार हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत शुक्रिया अमरिंद्र जी। एक शब्द है OTP, वन टाइम पासवर्ड। दो चार बार तो इसकी ज़रूरत पड़ती ही है हमें। और दूसरा है स्क्रैच। जो स्क्रैच करते हैं उसके बाद उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है, और जो OTP एक बार इस्तेमाल हम करते हैं, बल्कि वो तो 30 सेकेंड 1 मिनट से ज़्यादा के लिए होता भी नहीं। तो ये OTP और स्क्रैच के बीच की जो हम ज़िंदगी जीते हैं, जिसमें क्षण भंगुरता को समझिए एक तरह से तकनीकी शब्दावली मिल गई है। अगर मैं किसी बच्चे को, अगर मैं किसी अबोध को ये कहूँ कि जीवन क्षण भंगुर है, वो कह सकता है आई एम नॉट गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई सेइंग। और यही बात मैं अपने घर वाले को कह दूं कि जीवन क्षण भंगुर है, तो कहेंगे कि तुम अपनी काउंसलिंग कराओ, तुम्हारे साथ चीज़ें नॉर्मल नहीं है। तो क्षण भंगुर शब्द जब हम कहते हैं तो लगता है कि मैं कोई असामान्य हो गया हूँ, मैं कोई अनर्गल या गैर ज़रूरी बात कर रहा हूँ, या मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, या मैं आध्यात्म की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन जब हम OTP और स्क्रैच कूपन कहते हैं तो हमें ये दोनों शब्दावली अपनी दुनिया की शब्दावली लगती है, जबकि ये दोनों शब्द क्षणभंगुरता का मुझे बेहतरीन नमूना लगता है। ऐसे समय में जब हम कुंवर नारायण की इस कविता को पढ़ते हैं तो वो उस हर मामूली व्यक्ति के भीतर एक आश्वस्ति, एक भरोसा पैदा करके जाते हैं कि जो तुम रोजमर्रा का काम कर रहे हो, जो तुम आलू छीलने का काम कर रहे हो, जो तुम खाना बनाने का काम कर रहे हो, जो तुम झाड़ू लगाने का काम कर रहे हो, जो तुम दफ्तर जाने का काम कर रहे हो, ये सब कहीं ना कहीं दर्ज हो रहा है। तुम्हारे रोज का जीवन ही दर्ज हो रहा है। ये अलग बात है कि दफ्तर में, ऑफिस में ये एक्सेल सीट पर दर्ज हो रहा है, बायोमेट्रिक सिस्टम से दर्ज हो रहा है कि आप कब आ रहे हैं और कब जा रहे हैं,
लेकिन असल बात यह है कि इसके साथ का एक जो समय है जो रचनाकार अपने लिए प्रति समय इस्तेमाल करता है, उस मामूली व्यक्ति के लिए भी एक समानांतर रिकॉर्ड, एक दस्तावेजी उसका हो रहा है, जो कहीं भी उसके ऑफिस और दफ्तर से अलग है। तो दोस्तों, हुआ क्या है कि जिंदगी और रोजमर्रा के काम ऐसे दर्जनों काम हैं जिस पर हमारा यकीन या एतबार ही नहीं है। मसलन ये कि हम आउटपुट जब देखते हैं तो लगता है कि इस आलू के छीलने से क्या आउटपुट है, झाड़ू देने से क्या आउटपुट है, घर ठीक करने का क्या आउटपुट है, समय से दफ्तर जाने का क्या आउटपुट है। और इसलिए आप जब एक फहरिस्त बनानी शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारे काम गैर जरूरी लगते हैं और लगता है कि जरूरी काम कुछ और है, क्योंकि हम जिस एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं, हम जिस मनोवृत्ति के साथ काम कर रहे हैं, वो मनोवृत्ति हमारे मामूली के खित्ते को छोड़कर खास की कतार में खड़ा होने की है। और कुंवर नारायण बार बार बहुत हल्के से खींचते हैं। और जब मैं इन कविताओं से गुजरता हूँ और मैं इन बिंबों में या प्रतिमानों में, प्रतीकों में सोचता हूँ, तो ऐसा लगता है कि कोई बच्चा अपने पिता की शर्ट खींच कर कह रहा है, चलो ना पापा, बहुत देर हो गई, ये क्या कर रहे हो, चलो ना। कुंवर नारायण की कविताएं एक बच्चे की तरह अपने पिता के शर्ट को खींचती है और कहती है, चलो हो गया। यानी ये खास बनने की जो तुमने कवायद शुरू की है और उस कतार में जो तुम खड़े हो, अब इससे निकलो, उस वापस मामूलीपन की तरफ जो चलो। एक बच्चा जितनी जिद घर से बाहर निकलने के लिए, दरवाजे खोलकर जाने के लिए करता है, उससे दुगनी जिद वो वापस घर लौटने की तरफ करता है। बच्चे की ये निर्मलता उसे बच्चा बनाती है कि वो बार बार घर लौटना चाहता है। मैंने अपने जीवन में एक भी ऐसा बच्चा नहीं देखा जो घर से बाहर जाने की जिद करता हो और घर लौटने की बात नहीं करता हो। थोड़ी देर के घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे के बाद वो घर जाने की बात करता है। ये अलग बात है कि उस घर में आगे वो नानी जोड़ दे, ये अलग बात है कि उस घर में आगे वो मासी जोड़ दे, यह अलग बात है कि उस घर के आगे वो दादी जोड़ दे, लेकिन घर लौटना उसका केंद्रीय केंद्रीय प्रवृत्ति है, मूल प्रवृत्ति है। और इसलिए कुंवर नारायण की कविताएं हमें बार बार लौटने की तरफ, लौटना शब्द बार बार आता है, और वो लौटना उस मामूलीपन की तरफ लौटना है जिसके कारण हमारे भीतर बहुत सारी चीजें बच जाती है। हमारे भीतर की वो मनुष्यता बच जाती है, वो संवेदना बच जाती है, वो तरलता बच जाती है, जिसके कारण शब्द, कविता और लिखी गई जो अभिव्यक्ति है वो कबाड़ होने से रह जाती है। तो आखिरी एक कविता मैं पढ़ना चाहूँगा और उसके बाद फिर हम इस बातचीत को यहीं रोकेंगे। और वो कविता इन दिनों से ही आजकल, कविता का शीर्षक है बाजारों की तरफ। आजकल अपना ज़्यादा समय अपने ही साथ बिताता हूँ। ऐसा नहीं है कि उस समय भी दूसरे नहीं होते मेरे साथ, मेरी यादों में या मेरी चिंताओं में या मेरे सपनों में वे आमंत्रित होते हैं, इसलिए अधिक प्रिय और अत्यधिक अपने। वे जब तक मैं चाहूँ साथ रहते और मुझे अनमना देखकर चुपचाप कहीं और चले जाते। कभी कभी टहलते हुए निकल जाता हूँ बाजारों की तरफ भी, नहीं कुछ खरीदने के लिए नहीं, सिर्फ देखने के लिए कि इन दिनों क्या बिक रहा है, किस दाम, फैशन में क्या है आजकल। वैसे सच तो यह है कि मेरे लिए बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ मैंने हमेशा पाया है एक ऐसा अकेलापन जैसा मुझे बड़े बड़े जंगलों में भी नहीं मिला, और एक खुशी कुछ कुछ सुकरात की तरह कि इतनी ढेर सी चीज़ें जिनकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।
आप सबका सुनने के लिए। और मेरी तरफ से मुझे जो कहना था, मुझे जो आपको सुनाना था, मुझे जो अपनी बातें साझा करनी थी, वो यही। लेकिन एक और स्मृति मैं इसमें जोड़ दूं, और वो स्मृति, वो याद मुझे बहुत भीतर तक छूती है। कुंवर नारायण जी का मृत शरीर शमशान घाट लाया गया था, और मैं अपनी ज़िंदगी के बहुत ही बेहद करीब इंसान से बातचीत कर रहा था, जिसमें वो पूछ रहे थे कि तुम आ रहे हो। मैंने कहा हाँ मैं आ रहा हूँ। तो मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, और ज़रूरी बात सिर्फ नहीं करनी है, बल्कि तुम्हें उस पर बहुत निर्ममता से राय भी देनी है। मैंने कहा आइए। दोस्तों, जब मैं पहुंचा तो जो जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरे ज़िंदगी के बेहद करीब हैं, वो पहले से मौजूद थे, और उनकी बेचैनी एक समानांतर स्तर की थी। एक तरफ वो कुंवर नारायण जी के जाने से आहत थे, विवल थे, दुखी थे, और यह जानकर कि मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। और दूसरी तरफ उनकी खुद की बेचैनी थी, जिस सिलसिले में वो मुझसे मिलना चाहते थे। मैं जब पहुंचा तो कुंवर नारायण की चिता जल रही थी, आग की लपटें उठ रही थी, और वो इंसान मेरे सामने खड़ा होकर उस चिता के सामने ये कह रहा था कि मेरे पास ये ऑफ़र है, मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा कि ये ऑफ़र आपको ज़िंदगी में बहुत सुविधाएं देगी, बहुत निश्चिंतता देगी, इतनी सुविधाएं दे देगी कि आपको ज़िंदगी में कभी कुछ सोचने की ज़रूरत न पड़े, और यह भी संभव है कि आगे आपका जीवन श्रम मुक्त हो जाए, लाइफ विदाउट एफर्ट। लेकिन उस लेकिन में यह है कि फिर आप नहीं रह जाएंगे। आप सामने एक ऐसे लेखक की चिता को जलते हुए देख रहे हैं, जिनकी चिता ठंडी हो जाने पर सबसे ज़्यादा बेचैनी उन जिंदा लोगों के भीतर होगी, जो जिंदा होंगे देह के स्तर पर। और भी कई सारी बातें उस उस दृश्य, उस परिवेश में, उस माहौल में हुई। लेकिन एक कवि के जाने का, एक कवि के न होने का, उस नज़ारे का उस व्यक्ति पर जो प्रभाव पड़ा, वो यह कि पिछले 7-8 दिनों से जिस सवाल और जिस दुविधा के साथ वो टू बी नॉट टू बी, करे ना करे के बीच था, कुंवर नारायण जी की उस अंतिम यात्रा से लौटने के बाद आज दिन तक उस व्यक्ति ने इस बात की कभी चर्चा नहीं की कि मैंने उस ऑफ़र के लिए जो ना कहा, उसका मुझे क्या नुकसान हुआ। दोस्तों, ये मैं जो सर्वनाम में बातें कह रहा हूँ, कभी मौका मिलेगा तो ये बातें मैं संज्ञा में कहूँगा। लेकिन यहाँ इरादा मुझे ना तो उस व्यक्ति के जिक्र करने का है, और ना इरादा मुझे उसे किसी महान विभूति के तौर पर पेश करने का है। मेरा इरादा सिर्फ इतना है कि कोई व्यक्ति कितना अलग होता है, कोई व्यक्ति कितना विशिष्ट होता है, कि उसके असर से एक दूसरा व्यक्ति अपने भीतर की मामूलीपन को बचा पाता है, और वो लौट जाता है अपने उन्हीं दिनों की तरफ, अपने उसी काम की तरफ, जिस काम से रोज़ उसकी शर्ट पर पसीने के दाग, जिस काम से उसके चेहरे पर रोज़ शिकन, और जिस काम से उसके शरीर में रोज़ दर्द होता है, लेकिन वो सुकून से सो पाता है
उसने जो कुछ किया, जैसे भी किया, वो मनुष्यता के करीब एक कदम और जाकर खड़ा है। वह मनुष्यता से दूर नहीं हुआ है और अपने इरादे से भटका नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग कुछ टिप्पणी करना चाहें, कुछ कहना चाहें? आपने इतने गौर से सुना है मुझे। दीपक, आपका बहुत शुक्रिया। अमरेंद्र, बहुत शुक्रिया। राहुल, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रभा, आप भी लगातार बनी रहें। उदय भानु जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये जो बातचीत हुई है और जितना मैं कह पाया हूँ, अ, इसका असल सत्व जिसे कहें, मूल बात यह है कि ये सब हमारे भीतर किसी न किसी रूप में अ, बची रह जाए तो बेहतर है। अनिल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आयोजक की इजाज़त हो जन सुलभ पुस्तकालय का, तो हम लोग यहीं पर इसे रोकते हैं। और ये बातचीत जैसी भी लगी होगी, ज़्यादातर क्या है, पूरी तरह एक तरफ़ा बातचीत थी, जो कि मैं आमतौर पर पसंद नहीं करता हूँ। लेकिन ये मौका भी ऐसा नहीं था कि इसमें बहुत ज़्यादा अ, सवाल जवाब और उस तरह की गर्मा गर्मी बने। तो यदि आयोजक की इजाज़त हो तो हम इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। हुँ? अर्पण जी, इसे यहीं रोक दिया जाए। जी, आप सबका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।